एस्टिमेट था 5 लाख, बिल आया 8 लाख। बीच में ऐसा क्या हुआ? क्या अस्पताल ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे जोड़े या इलाज के दौरान मेडिकली कुछ बदल गया? आज मैं आपको वो 8 कारण बताऊंगा जो फाइनल बिल को बढ़ा देते हैं, और एक ऐसी चेकलिस्ट दूंगा जिसे देखकर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, हर बिल गलत नहीं होता, लेकिन हर फैमिली को बिल की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 60% से ज़्यादा कैंसर का बिल का खर्च आउट ऑफ पॉकेट होता है, यानी कि अपनी जेब से। इंश्योरेंस स्कीम्स पार्शली कवर करती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का कवर लिमिटेड होता है, और कॉम्प्लिकेशंस अनप्रिडिक्टेबल। मैं हर दिन फैमिलीज़ को ये स्ट्रेस झेलते देखता हूँ। ट्रीटमेंट तो ठीक हो रहा होता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग गलत होती है। हर हॉस्पिटल की पॉलिसी अलग अलग होती है, और कॉम्प्लेक्स कैंसर ट्रीटमेंट में वेरिएशन हो सकता है। मेरा उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी है, किसी पर आरोप लगाना नहीं। तो एस्टिमेट और फाइनल बिल में फ़र्क क्यों आता है? अब एक केस समझिए कि पेशेंट हॉस्पिटल में है, कीमो के बाद न्यूट्रोपीनिया हो गया, फीवर आ गया, पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ा। ये अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, कंटिन्यूअस आईवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, और आईसीयू में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो एस्टिमेट में कॉम्प्लिकेशंस का खर्च शामिल नहीं होता, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, पहले से पता नहीं होता। दूसरा कारण है हॉस्पिटल स्टे का बढ़ जाना। वूंड देर से हील हुआ या इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, ठीक होने में ज़्यादा दिन लग गए, तो इसमें रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस और एडिशनल लैब टेस्ट जुड़ जाते हैं। ये मेडिकली जस्टिफाइड है, लेकिन प्लान में एडेड नहीं है, क्योंकि प्रिडिक्टेड नहीं था। तीसरा कारण है ड्रग वेरिएशन, यानी कि जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड। दवा का सॉर्ट तो सेम है, लेकिन ब्रांड्स अलग अलग हैं। हर ब्रांडेड गलत नहीं होता, और हर जेनरिक इन्फीरियर नहीं होता। ये केस टू केस डिसाइड होता है, और हर पेशेंट को ये पूछने का अधिकार है कि क्या जेनरिक अवेलेबल है। अभी तक जो मैंने बताया वो मेडिकल रीजंस थे। अगला पॉइंट प्योरली पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का है, और यही फैमिलीज को सबसे ज़्यादा शॉक देता है, क्योंकि यहाँ मेडिकल नीड नहीं, हॉस्पिटल का प्रोसेस इन्वॉल्व है। चौथा कारण है आईसीयू में शिफ्ट करना। आईसीयू में शिफ्ट करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो जाना, बीपी का फ्लक्चुएट करना और कम हो जाना, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर सेप्सिस का शक होना। अगर आईसीयू की नीड है तो पहले मेडिकल रीजन समझ लीजिए। तो एज्यूम मत करिए कि ये गलत एडमिशन है, पूछिए, और ये ज़रूर पूछिए कि आईसीयू स्टे ज़रूरी है क्या, और कितने दिन का एक्सपेक्टेड है। पांचवा कारण है मल्टीपल स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन। लोग अक्सर ये समझते हैं कि डॉक्टर को क्यों दिखाया गया। अगर ज़रूरत है तो मल्टीपल मेडिकल स्पेशलिस्ट को कैंसर पेशेंट्स को देखना पड़ेगा। डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, साथ में अगर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट का प्रॉब्लम का कोई शक आया बीच में, तो सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंटेशन मांगती है कि इन स्पेशलिस्ट ने मरीज को क्यों देखा, क्या ये मेडिकली जस्टिफाइड था। छठा कारण है रिपीटेड मेडिकल लैब्स इन्वेस्टिगेशन। ये ज़रूरी होते हैं। कीमो के दौरान बार बार सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ईसीजी कराना पड़ सकता है। ये अननेसेसरी नहीं है, ये टॉक्सिसिटी को नापने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोज एडजस्टमेंट करना पेशेंट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ज़रूर ये पूछिए कि ये टेस्ट इस समय पर ज़रूरी है क्या। तो इन सारे पैटर्न्स में एक रीज़न देखा, मेडिकल नीड से कॉस्ट इंक्रीज होती है। लेकिन अगले 2 पॉइंट्स में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो पहले से प्लान किया जा सकता है, और अगर आप पहले से ये जानते हैं तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो 7वां कारण है पैकेज एक्सक्लूजन। अक्सर आईसीयू चार्जेस, कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रोडक्ट्स और हाई कॉस्ट ड्रग्स, ये सब एक्सक्लूडेड होते हैं। पैकेज सिर्फ एक बेस कॉस्ट होता है। 8वां और सबसे ज़रूरी कारण है इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, यानी कि आपके इंश्योरेंस में रूम लिमिट तो थी 3000, लेकिन कमरा आपने लिया 5000 का, तो हॉस्पिटल ने आपको चार्ज किया 166% एक्स्ट्रा। तो अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपके बिल में से काट लेगी। तो इंश्योरेंस अप्रूवल का मतलब 100% पेमेंट नहीं होता, ये पॉलिसी में छोटे छोटे माइनर अक्षरों में लिखा होता है। यहीं पर फैमिली को सबसे बड़ा शॉक लगता है। तो अपनी पॉलिसी में रूम रेंट क्लॉज को ज़रूर चेक करें। फैमिली सोच रही होंगी प्रॉब्लम्स तो बता दी, सॉल्यूशंस क्या है। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो लिमिटेड काम करती हैं, लेकिन करती हैं। परफेक्ट नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली है आयुष्मान भारत। इसमें 5 लाख तक का कवर मिलता है, लेकिन अक्सर इसमें एडवांस थेरेपी जैसे कि टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी कवर नहीं होती, और कई प्रीमियम हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के कवर से बाहर होते हैं। लेकिन इसमें सर्जरीज और बेसिक कीमोथेरेपीज कवर होती हैं। इसके अलावा सीएम रिलीफ फंड
पीएम रिलीफ फंड, CGHS, ECHS जैसी स्कीम्स भी उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स मदद कर सकती हैं, लेकिन प्लानिंग के बिना गैप रह सकता है। मैं कैंसर ट्रीट करता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर फैमिली फाइनेंशियली टूट गई तो ट्रीटमेंट बीच में रुक जाएगा। तो मैं हर एक पेशेंट को एक 3 स्टेज फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क देता हूँ। तो स्टेज 1 है बिफोर एडमिशन। आप हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले डॉक्टर से पूछिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना तो नहीं है, क्या ICU की नीड पड़ सकती है, पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या हम जेनेरिक दवाएं यूज़ कर सकते हैं, और अपने इंश्योरेंस क्लॉज की क्लैरिटी TPA डेस्क से ज़रूर ले लें। स्टेज 2 है ड्यूरिंग स्टे। आप अपना इंटरिम बिल हर 1-2 दिन में पूछते रहिए। आपको जानकारी रहेगी, प्लानिंग भी रहेगी। मेजर टेस्ट के बारे में पूछिए, और अगर आपका मरीज ICU में है तो ICU से बाहर कब तक आ सकते हैं, ये ज़रूर जानकारी रोज़ लेते रहिए। तो डेली सरप्राइज से बचने के लिए बिलिंग डिपार्टमेंट से डेली कम्युनिकेट करें। स्टेज 3 है बिफोर डिस्चार्ज। आइटमाइज बिल चेक करें। घर जाने से पहले कौन कौन सी मेडिकेशंस ले जानी है वो भी चेक करें। डिस्चार्ज से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लें। एक बार घर जाने के बाद बिलिंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ये पूरी चेकलिस्ट मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हॉस्पिटल एडमिशन से पहले ये सवाल ज़रूर पूछिए। ये चेकलिस्ट आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगी। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। एक मरीज का एस्टिमेट 4 लाख था, लेकिन फाइनल बिल 6,80,000 आया, क्योंकि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया और 3 दिन ICU में रहना पड़ा। ये मेडिकली जस्टिफाइड था। एक पेशेंट का एस्टिमेट 3,20,000 का था, लेकिन फाइनल बिल 3,80,000 आया। इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 2,10,000 दिए, क्योंकि पेशेंट ने रूम लिमिट से ज़्यादा महंगा कमरा लिया था। पेशेंट को इस क्लॉज का पता ही नहीं था। वहीं एक तीसरी फैमिली भी थी, जिनका एस्टिमेट 6,50,000 का था। बिल आया 6,80,000, लेकिन वो प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया था कि कोई वर्स्ट केस सिनेरियो तो नहीं होगा, जेनरिक दवाएं क्या अवेलेबल हैं, और उन्होंने रूम लिमिट वही चुनी जो उनके इंश्योरेंस ने दी थी। उनको कोई फाइनेंशियल शॉक नहीं लगा, खुशी खुशी घर चले गए। मैं कैंसर ट्रीट ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं फैमिलीज़ को फाइनेंशियली टूटते नहीं देखना चाहता। मेडिसिन सिर्फ दवा नहीं, प्लानिंग भी है, जिम्मेदारी भी है। हर बिल इंक्रीज गलत नहीं होता, लेकिन हर फैमिली को समझना भी ज़रूरी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में लिखिए इन्फॉर्म्ड, और इस वीडियो को उस फैमिली तक ज़रूर शेयर करिए जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली। और हाँ, इस चेकलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोज़ में मैं आपको कैंसर के बारे में और अच्छी जानकारियाँ दूंगा।